हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो परसेंटेज की क्लास है हमारे पास, क्लास नंबर 7। ठीक है, जो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे उसकी आज हमारे पास है क्लास नंबर 7। और इस बैच की जो हम लोग ये बैच हमने स्टार्ट किया था एनटीपीसी के लिए, इस बैच की हमारी ये क्लास नंबर है 20। ठीक है, पहले जो हमने पर चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें कि लगभग हमारी 15 या 17 क्लास हुई थी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है वो चैनल पे चले जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में वो सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी, तो वहां से आप वो सारी क्लासेस जो है देख लेना। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आपको इन सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। रेशियो का पूरा एक प्रॉपर क्लास नोट्स डाल दिया जाएगा, उसे आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। परसेंटेज का भी डाल दिया जाएगा, उसको भी आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास है क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7 का ये रहा जो क्वेश्चन आपके पास। पिछली क्लास में हम लोग 52 क्वेश्चन कर चुके थे, अभी हमें करना है जो 53 नंबर का क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए, है ना। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसे पीछे वाली क्लासेस जरूर पढ़ो, तभी आगे का आपको जो है वो समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत होगा। देखो, घन आप सभी को पता है कि घन क्या होता है। ठीक है, घन आप सभी को पता है कि घन हमारा क्या होता है। ठीक है, बात आप समझ गए। इस तरीके का कुछ घन होता है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए, है ना, हम ज्यामिति नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम लोग वो क्षेत्रमिति पढ़ रहे होंगे तब इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस हमें नॉर्मल फार्मूलों की जरूरत है, तो हम उनका यूज करेंगे। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बताओ जरा। घन का क्षेत्रफल होता है 6 × a²। ठीक है, अगर घन के आयतन के बारे में बात करता है तो घन का आयतन क्या होता है, a³। ठीक है, अगर घन का क्षेत्रफल बोला है, एरिया बोला है, तो वो क्या होगा, वो होगा 6a²। अगर बोला होता घन का वॉल्यूम, आयतन, तो वो होता है a³। ठीक है, तो हमें पूछा है क्षेत्रफल, तो हम लोग क्षेत्रफल बताएंगे भाई। तो देखो जरा, आपको बताया गया था, देखो यहाँ पे बोला है 50% की वृद्धि, तो आपको पता है कि 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब देखो जरा, हमें पूछा है क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल से मतलब है ना। लेकिन ये जो फार्मूले होते हैं, तो फार्मूलों में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उससे हमारे आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जो वहां पे, जैसे कि यहाँ पे आया है ए भुजा, तो भुजा जो होती है वो घन की भुजा बार बार बदलती रहती है। घन हमारे जो है अलग अलग भुजा के हो सकते हैं, लेकिन ये जो 6 है ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लिखें या ना लिखें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, 50% उसको बढ़ाया गया है भुजा को, तो पहले भुजा क्या रही होगी, पहले भुजा रही होगी उसकी 2। कितनी रही होगी, पहले अगर घन की भुजा रही होगी 2, तो 2 में 1 की वृद्धि कर दी गई है, तो अभी उसकी भुजा कितनी हो गई, 3। ठीक है, बताओ। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, a²। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया क्या, घन का जो है क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, है ना। क्यों, क्योंकि भुजा को हमने बढ़ाया 50%, यानी 2 में 1 की वृद्धि की, यानी कि वो कितनी हो गई है, 2 से 3। ठीक है, आपको इतना पता हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो हमने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि भाई फार्मूला उसका है a²। 6 से हमें कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू, उससे कोई बदलाव नहीं होना है। ठीक है, तो देखो जरा, अभी क्या हुआ है, क्षेत्रफल 4 से जो कितना हो गया है, 9 हो गया है। कितने की वृद्धि हुई है भाई मेरे, 5 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, इस 4 पर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बोला है वृद्धि का प्रतिशत बताओ। प्रतिशत के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कराते हो, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दो। 4 से इसको आप काटोगे, 4 से कटेगा 25 बार। ठीक है, और 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। तो आप बोलोगे कि भाई 125% जो है वो हमारे घन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, 125%। बताओ, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। बस हमें 50% वृद्धि की थी, यानी 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 में 1 की वृद्धि की गई, यानी 2 से वो 3 हो गया।
स्क्वायर था, हमने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ठीक है। 4 से 9 हुआ यानी 5 की वृद्धि हुई, किस पर वृद्धि हुई है, इस 4 पर वृद्धि हुई है, उसको हमने नीचे रखा। परसेंटेज के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 25%, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये रहा आपके सामने, तो इसको जरा ध्यान से एक बार पढ़ो और फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये रहा, चलिए भाई पढ़िए इसे। यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो, गोले की त्रिज्या 10%, 10% का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो ये आप सभी को पता ही होगा कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। और 10% बढ़ा दिया जाए यानी कि इसे बढ़ाया गया है, तो बोला है तो उसका आयतन कितना होगा, गोले का आयतन। तो देखो जरा गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले के जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, समझ गए। ये होता है गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो आपसे पहले ही बताया गया कि इनके जो फार्मूले में कांस्टेंट वैल्यू है उनसे हमारे आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो हम अगर 4/3 को ना भी लिखे, पाई को ना भी लिखे, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि वो उसके फार्मूले में ही है 4/3, वैल्यू जो बदलेगी आर की बदलेगी, तो हमारे जो आयतन में बदलाव आएगा वो आर की वजह से आएगा, ठीक है। और इन्होंने यही बोला है कि त्रिज्या को हमने 10% बढ़ाया है, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि की गई है। यानी अगर पहले उसकी त्रिज्या 10 थी तो अभी उसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 10 में 1 की वृद्धि हो गई यानी 11 हो गई। अब यहाँ पे r का क्यूब है तो हम इसका भी क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्यूब हमारे पास हो जाएगा 1000, और हमारे पास 11 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बताओ जरा, इसका क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1331, ठीक है। समझ गए, 11 का क्यूब कितना होगा, 1331, ठीक है। अब बताओ जरा ये पहले का उसका आयतन था, ये बढ़ने के बाद का आयतन है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1000 में कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे कि 331 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, इस 1000 पर वृद्धि हुई है। तो इसका परसेंट क्या, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 का भाग दोगे 331 में तो आपको पता है कि एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 33.1%। यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर में जो है फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बाकी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है, कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हमने इसको बड़े आराम से जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है भाई। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो जरा, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 55। तो जरा बताइए इसे क्या होगा, ठीक है। पढ़िए जरा ध्यान से, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, तब जो है आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर पढ़ें, पढ़िए। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए, तो देखो जरा 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, ये आप सभी को पता है कि 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई को कितना कम कर किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो हमने क्या क्या बोला क्वेश्चन में कि लंबाई को हमने 50% बढ़ा दिया, तो उसकी चौड़ाई को हम कितना कम करें कि उसका जो है क्षेत्रफल ना बदले, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है कि मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये आपको पता है कि भाई ये फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, आपको फार्मूला पता है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि अगर हम लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा एरिया, ठीक है। बताओ, बस क्वेश्चन को लिखने की कला आपको सीखनी है कि हमें क्वेश्चन को लिखना कैसे। अब देखो लंबाई में इन्होंने क्या बोला, 50% बढ़ाया गया, यानी कि अगर लंबाई पहले 2 थी तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया गया। तो अगर पहले लंबाई 2 थी तो अभी वो कितनी हो गई है, अभी हो गई है वो 3, ठीक है।
बात आप समझ गए, पहले लंबाई 2 थी तो अब हो गई है 3। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो उसकी चौड़ाई है उसको हम कितना कम करें कि जो उसका एरिया आए, जो उसका क्षेत्रफल आए वो बदले नहीं। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई अगर हमने लंबाई को 2 से 3 किया है, तो अगर हम इसको 3 से 2 कर दें, ठीक है, तो हमारा जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बदलाव जो है उसके एरिया में नहीं होगा। समझ गए बात को, एरिया में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि जितना हमने लंबाई को बढ़ाया उतना ही हमने चौड़ाई को घटा दिया, तो कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ। हमने लंबाई को 2 से 3 किया तो हमने चौड़ाई को 3 से 2 कर दिया। ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, हमसे क्षेत्रफल तो पूछा नहीं था, बस उसने ये कहा था कि क्षेत्रफल बदले नहीं, है ना। तो उसने ये पूछा था चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए। तो भाई हमने चौड़ाई को कितना किया, 3 से 2 किया, यानी 1 की कमी की, किस पर, इस 3 पर, है ना। तो नीचे 3 आएगा, इंटू परसेंट के लिए 100, तो 100/3 का मतलब आप सभी को पता है कि 33.33% होता है। इसी को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, अगली बार से जब ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आपको इतना सब नहीं करना है। आपको पता है कि अगर हमने लंबाई को 2 से बढ़ा के 3 किया है ना, और हमें अगर क्षेत्रफल नहीं बदलना है, तो अगर हमने लंबाई को 2 से बढ़ा के 3 किया है तो चौड़ाई को हमें 3 से 2 करना पड़ेगा, यानी 1 की कमी करनी पड़ेगी इस 3 पर, इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगली बार से बस आपको इतना ही करना। ठीक है, बस आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। लंबाई को हमने बढ़ाया है तो क्षेत्रफल ना बदले उसके लिए हमें चौड़ाई को उतना ही कम करना पड़ेगा। अगर हमने इसको 2 से 3 किया है तो इसको 3 से 2 करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से पढ़ो और जरा बताओ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे ये जो है इसका मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ था, है ना, इसको देख लेना। ये लिखा है कि 62 सही 1/2%। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब था 7 सही 9/13%। ठीक है, बस इतनी सी मिस्टेक थी और कोई दिक्कत नहीं। यही सेम चीज इंग्लिश में भी है, तो इसको भी आप सही कर लेना। ठीक है, चलिए टाइपिंग एरर था वो। बताइए, आयत की लंबाई जो है वो 62 सही 1/2%। तो आपको 62 सही 1/2% की जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आपसे बोला है 7 सही 9/13%, तो इसकी भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको 7 सही 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही होगी कि क्या होता है, 1/13 होता है। लेकिन इसका नहीं पता होगा, तो इसका अगर देखो तो क्या होता है कि जो 12.5% होता है उसकी वैल्यू होती है 1/8। 12.5% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/8, लेकिन ये कितना है, ये उसका जो है 5 गुना। ठीक है, कितना है ये उसका 5 गुना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5/8। 12.5% का 12 सही 1/2 जो है उसका ये कितना है, देखो 12 सही 1/2% का ये 5 गुना है। ठीक है, कितना, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8, उसका ये 5 गुना है ना। 5 का जो गुणा जब हम इसमें करते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है हमारे पास 62 सही 1/2%, और जब हम इधर 5 का गुणा करते हैं तो वो आता है 5/8, यानी कि 62 से 1/2% का मतलब होता है 5/8। ठीक है, ये आपको जितना क्वेश्चन लगाओगे, जितने सॉल्व करोगे, उतना ही प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, बताओ, तो बताओ ये दोनों परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो गई। अब देखो ये जो है ये है आयत की लंबाई और इसको बढ़ाया गया है। अगला जो है वो आयत की चौड़ाई है और इसको घटाया गया है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। तो आप सभी को अभी बताया गया कि मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल आपको अभी बताया गया कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम लंबाई के साथ चौड़ाई का गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा एरिया। हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा एरिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। लंबाई जो है उसको बढ़ाया गया 62 से 1/2 मतलब 5/8।
अगर लंबाई 8 थी तो उसमें 5 की वृद्धि की गई है। अगर लंबाई पहले 8 थी तो 5 की वृद्धि की गई तो कितना हो गया, वो हो गया 13। ठीक है, चौड़ाई अगर पहले 13 थी तो 13 में जो है 1 की कमी की गई। अगर चौड़ाई जो वृत्त थी वो पहले 13 थी, 13 में 1 की कमी की गई तो अभी कितना हो गई है, अभी हो गई 12। ठीक है, तो बस इन्होंने आपसे पूछा है कि एरिया बता दो, है ना, एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पता है इस 13 से इस 13 को काट दोगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो है 4 से कट जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, तो इधर आपके पास आया 2 और इधर आया आपके पास 3। ये आया एरिया का रेशियो। ठीक है, क्या आया, एरिया। अगर पहले एरिया 2 था तो अब कितना है, 3। तो कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 2 से 3 होने में 1 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, इस 2 पर हुई है, इंटू 100%। ठीक है, तो 2 से ये कटेगा 50 बार, तो आपके पास आ जाएगा 50%। और यही होगा आपका आंसर कि 50% का इंक्रीज हुआ है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है किस पर, एरिया पर। अगर हमने लंबाई को 62 से 1/2 यानी कि 8 से उसको 13 किया, चौड़ाई को हमने 13 से 12 किया, तो जो एरिया था वो 2 से 3 हो गया। कितना बढ़ा, 1 की वृद्धि हुई, किस पर, इस 2 पर। परसेंटेज के लिए हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 50%। ठीक है, बताइए। अच्छा, वीडियो जो है थोड़ा सा रुक गया था, तो 1 सेकंड का समय देना, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट का समय देना। एक मिनट। ठीक है, अभी जो है वो सही हो गया है। तो इसको एक बार और समझा देते हैं, है ना, वीडियो थोड़ा सा रुक गया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा, हमारा वीडियो यहाँ पे रुक गया था कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू पता हो गई। उसके बाद आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, देख लेना इसको, है ना, वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, एक या 2 मिनट, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना। ठीक है, क्षेत्रफल जो था लंबाई गुणे चौड़ाई था। तो यहाँ पे लंबाई के लिए इसने बोला कि 5/8 की वृद्धि की गई है, यानी अगर लंबाई पहले 8 थी तो उसमें 5 की वृद्धि की गई। अगर लंबाई पहले 8 थी, 5 की वृद्धि की गई, तो वो 13 हो गया। ठीक है, चलो इसको एक बार करके ही बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से कर देते हैं। अब देखिए जरा, इन्होंने बोला क्या हमसे, इन्होंने बोला कि अगर लंबाई पहले 8 थी तो उसमें 5 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी अगर हमने उसमें 5 बढ़ाया तो कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, अच्छा इसी तरीके अगर उनकी चौड़ाई जो है वो इतनी घटाई गई है, यानी कि 13 पहले थी उसमें 1 की कमी की गई। अगर चौड़ाई पहले 13 थी, अगर उसमें 1 की कमी की गई तो कितनी हो गई, अभी 12 हो गई। ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, हम यहाँ पे पता है कि इस 13 से 13 काट सकते हैं, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया है। 4 से इसको हम काटेंगे 2 बार, 4 से इसको हम काटेंगे 3 बार, तो इधर कितना बचा, 2, इधर कितना बचा, 3। तो एरिया क्या, एरिया का रेशियो क्या आया, 2/3। यानी अगर एरिया पहले 2 था तो अभी कितना हो गया है, 3 हो गया है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, आप बोलोगे कि 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पर, इस 2 पर। तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, परसेंटेज के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 50% इंक्रीज, है ना। 50% इंक्रीज, यानी जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, वो कितना बढ़ा, 50% बढ़ गया, है ना। तो यही बताया गया था, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको बस आराम से समझना है। बस यहाँ पे देखो, मेंसुरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है ना। अभी बस जस्ट आपको फार्मूलों की जरूरत है और कोई नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है, बस आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, फार्मूले बस थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे, बेसिक फार्मूले, आयतन और क्षेत्रफल बस। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना। ये जो है ये है 41 सही 2/3, है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है 41 सही 2/3, है ना। हाँ, चलो इसको हम कहीं लास्ट में लिख दें यहाँ पे, तो इसको सही कर लेना, 41 सही 2/3% लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ो जरा। एक घनाभ में अगर लंबाई को 63.63% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 41 सही 2/3% कम किया जाए, तो ऊंचाई को कितने परसेंट वृद्धि किया जाए कि आयतन स्थिर रहे। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो,
और फिर बताओ जरा बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, फिर क्वेश्चन को करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बताओ। देखो जरा, घनाभ में अगर लंबाई को 63.63%, देखो जरा यहाँ पे क्या बोला है, 63.63% बढ़ाया जाता है, इंक्रीमेंट किया जाता है। तो जरा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दो हमें। उसके बाद बोला है कि चौड़ाई को 41 सही 2/3, 41 सही 2/3% अगर हम इसको कम कर दें तो जरा बताओ इसका क्या होगा। ठीक है, तो जरा देखो अब यहाँ पे क्या होगा भाई कि देखो 63.63% जो लिखा है ना, इसको जरा ध्यान से देखना। अगर हम इसको ऐसा लिखे 9.09%, ये किसके बराबर होता है, 1/11। समझ रहे हो बात को, ये किसके बराबर होता है, 1/11 के। अगर हम इसमें 7 का गुणा कर दें तो 9×7=63 बनेगा, और लास्ट में भी कितना बनेगा, 9×7=63% बराबर, इधर भी हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/11। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। 1/11 का जो है ये 7 गुना लिखा हुआ है, बस इसने इस बार क्या किया कि फ्रैक्शन में ना देके दशमलव में उसने लिख दिया कि 63.6%, है ना। तो आपने क्या किया, इसको आपने ऐसे लिखा कि 9.09%। ठीक है, तो ये कितना आया, इसमें 7 का गुणा करोगे तो 9×7=63 आएगा, इसमें गुणा करोगे तो 63 आएगा। 7 का गुणा इधर हुआ तो 7 का गुणा इधर भी होगा, तो ये 7/11 हो जाएगा। यानी ये किसके बराबर है, ये आपका जो है बराबर है 7/11 के। ठीक है, बात आप समझ गए। चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं कर पा रहे हो आप तो सीधे इसमें 41 में 3 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 123। 123 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 125। 125 बटे परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे, सॉरी 25 से, तो 25 से कटेगा 5 बार, 25 से इसको काटोगे तो कटेगा 12 बार, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें मिल गई 5/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो जो लंबाई है, लंबाई को तो बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को घटाया जा रहा है, तो इन्होंने ये बोला है तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी हाइट को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई उसकी चौड़ाई, तो हाइट को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उनका आयतन जो है वो स्थिर रहे, आयतन ना बदले। तो जरा देखो, घनाभ का जो है आयतन क्या होता है, इसका फार्मूला देखो पहले। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तब जाके हमें क्या मिलता है, तब जाके हमें मिलता है आयतन। तो हम बस वही चीज यहाँ पे करेंगे कि पहले हम लंबाई रखेंगे, फिर हम चौड़ाई रखेंगे। ऊंचाई हमें नहीं पता है तो अभी उसको छोड़ देते हैं, पहले इतनी बात समझो। लंबाई में क्या हुआ है, 7/11 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी अगर लंबाई 11 थी तो उसको 7 बढ़ाया गया है। यानी अगर पहले लंबाई 11 थी, 11 से 7 बढ़ाया गया तो वो कितना हो गया, 18 हो गया। बात आप समझ गए इतनी। अच्छा, आगे देखो, चौड़ाई को इन्होंने क्या किया है कि 5/12% की कमी की है, यानी 12 में 5 की कमी हुई है। अगर चौड़ाई पहले 12 थी तो 12 में 5 की कमी करोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, देखो जरा, इतना पहले समझते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम चलते हैं ऊंचाई को क्या करना है। ठीक है, देखो जरा, ये कट जाएगा क्या, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 2 बार, ये 6 से कटेगा 3 बार, तो इधर कितना आया, 11 दूनी 22, और इधर कितना आया, 7 त्रिका 21। ठीक है, अब जरा बात को ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, हमने लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पे सॉल्व किया। लंबाई और चौड़ाई को जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हुआ क्या यहाँ पे कि हमारे पास जो रेशियो मिला वो ये मिला कि 22 से 21 हो रहा है। समझ गए। अभी हमारे पास ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई को हम कितना बढ़ाएं या कितना क्या करें हमें वो नहीं पता है। तो जरा देखो, हमसे ये बोला है कि हमें बस आयतन स्थिर रखना है। तो आपको इतनी बात पता है कि अगर लंबाई चौड़ाई की वजह से इतने की कमी हो रही है, 22 से 21 हो रहा है, आपको दिख रहा है कमी हो रही है, तो हमें ऊंचाई से इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आयतन ना बदले, है ना। तो देखो जरा, हम ऊंचाई को क्या करेंगे, जो हाइट होगी, जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया गया कि अगर हमें किसी को बराबर रखना है, आयतन यहाँ पे बराबर करना है, तो लंबाई और चौड़ाई की वजह से, लंबाई और चौड़ाई में जो भी वृद्धि या कमी की गई,
उसकी वजह से इसमें क्या हुआ, एक की कमी आ रही है। तो हाइट के हम क्या करेंगे, हाइट से हम उतना ही उसको एडजस्ट करेंगे ताकि आयतन ना बदले। तो हाइट को हम ये कम करते हैं, अगर ये 22 से 21 हो गया तो हम हाइट को 21 से 22 कर देते हैं, 21 से 22। तो लंबाई और चौड़ाई का तो तुम्हारे पास मिल गया है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ चलो भाई, एक फोन आ गया था, जरा देखो हमने क्या समझाया कि लंबाई और चौड़ाई का जब हमने गुणा किया तो वो 22 से 21 हो रहा है, ठीक है। तो हम हाइट को उसी से एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, अगर 21 22 गुणे 21 करेंगे तो जो नंबर आएगा वही इधर 21 गुणे 22 करने से आएगा, यानी आयतन हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। जो पहले था आयतन वही बाद में आयतन रहेगा। बात आप समझ गए। तो हमने क्या किया, हमने ऊंचाई के साथ हमने क्या किया, अब हमसे इसने आयतन तो पूछा नहीं है, बस इसने ये बोला है कि आयतन को स्थिर रखो, आयतन को बदलो मत। तो जरा देखो, हमने हाइट में क्या किया है, हाइट को हमने 21 से 22 किया है, यानी एक बढ़ाया है, कितना, एक बढ़ाया है, किस पर, इस 21 पर, इस 21 पर बढ़ाया इंटू 100, ठीक है। तो अब जरा बताओ आप क्या करोगे, बोलो भाई। 21 का भाग दोगे 100 में, तो 21 का जब भाग दोगे 100 में, तो 21 का अगर 5 बार दे दोगे भाग तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो आपको पता है कि 21 से पहली बार में तो 4 बार कटेगा, और 21 से कितना हो जाएगा, 84। तो कितना बचेगा, बचेगा 16 आपके पास, कितना बचेगा, 16। दशमलव लगाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे तो अब कितनी बार जाएगा, अगर आप इसमें भाग देते हो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 बार में तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 168 हो जाएगा। तो अब भाग जाएगा 7 बार, तो 4.7। तो आपको जहां भी 4.7 दिख रहा हो वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 4.76, यह हो जाएगा आपका आंसर। बात आप समझ गए, है ना। बस यहाँ पे थोड़ी सी ये बात समझनी थी आपको, अगर ये बात थोड़ी सी जो समझ में आ गई है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है भाई, बताओ समझ गए कि नहीं। हमने लंबाई और चौड़ाई में जो भी वृद्धि कमी करके आयतन में जो भी बदलाव आया उसको हम हाइट से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की वजह से 22 से 21 हो रहा था तो हमने हाइट को 21 से 22 कर लिया, बात बराबर। इनका मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा, आयतन हमारा सेम रहेगा, जो पहले रहेगा वही बाद में भी रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 58 पर। और यहां से जो है हमारा टाइप जो है वो बदल चुका है, और यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं वो शुरू हो चुके हैं जनसंख्या वाले। तो जरा अब इस टाइप को हम लोग पढ़ते हैं और इसमें भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, टाइप नंबर 11, टाइप 10 जो है हमारे इस चैप्टर में हो चुके हैं और हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हो, इन क्वेश्चन को सीख जाते हो, तो फिर आप परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन करो आप बना लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको टाइम लगेगा, बट वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन बैच है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आज ये वीडियो देख रहा है तो आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा है रेशियो, है ना, फिर हमने पढ़ा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि परसेंटेज की जो छोटी हुई क्लास है उनको देखना है, तभी इसको आगे समझना। बट उसके बाद टाइम निकाल के आपको रेशियो को भी पढ़ना है। अगर आपने रेशियो और परसेंटेज पढ़ लिया सही ढंग से, है ना, अगर आपने रेशियो के प्रैक्टिस कर लिए 200 से 300 क्वेश्चन, है ना, परसेंटेज के भी आपने 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो भाई ये मानो कि आप अरिथमेटिक के एकदम जबरदस्त बन जाओगे, कि अरिथमेटिक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अरिथमेटिक में पूरा खेल बस इन्हीं का है, रेशियो का और परसेंटेज का। तो आप इनमें जितने भी क्वेश्चन लगा लो
उतने कम है, क्योंकि इनमें जितने आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आपको अरिथमेटिक में पकड़ बनेगी, क्योंकि इन्हीं दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरे अरिथमेटिक में लगने हैं और कुछ नहीं। तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 58 नंबर और हमारा टाइप नंबर 11। एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 5%, क्रमशः 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई है, यानी इन सभी को बढ़ाया गया। ठीक, तो जरा बताओ 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। 2% का मतलब क्या होता है? 1/50। ठीक है। 6% का मतलब क्या होता है? 2 का जो है वो 3 गुना होता है, तो 3/50। इतनी बात आप समझ गए। ये फ्रैक्शन वैल्यू तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, चलो ठीक है। ये वृद्धि की गई है, तीनों साल लगातार वृद्धि हुई है। पहले साल हुई है 5%, फिर 2%, फिर जो है वो हुई है 6% की वृद्धि। ठीक है। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो हमें नहीं पता कि पहले जनसंख्या कितनी थी और बाद में जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो जरा देखो, पहले जो था, पहले साल जो 5% की वृद्धि हुई यानी 1/20 की, यानी 20 में 1 की वृद्धि हुई है। अगर पहले जनसंख्या 20 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो बाद में वो जनसंख्या हो गई 21। ठीक है। दूसरे साल क्या हुआ? 2% की वृद्धि हुई यानी 1/50। अगर पहले जनसंख्या 50 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हुई, तो इस बार जो है वो 51 हो गया। तीसरे साल जो है वो 6% की वृद्धि हुई यानी 3/50 की। 50 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी अगर पहले जनसंख्या 50 थी तो अभी वो जनसंख्या कितनी होगी? 53 होगी। कितनी होगी भाई? वो होगी 53। बात समझ गए? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो आप अगर जब इनका मल्टीप्लाई करते हो तो ये पहले साल की जनसंख्या आएगी, इनका मल्टीप्लाई करते हो तो ये वृद्धि के बाद की जनसंख्या आएगी, यानी 3 साल बाद की जनसंख्या। तो इनका मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, या कर लेते हैं। ठीक है। 5 पचम 25 और 25 दूनी 50, यानी कि कितना आएगा? 50,000। ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भाई मेरे कितना आएगा? जरा इनका मल्टीप्लाई करते हो तो 53 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 53 बन गया 53, और 53 के साथ जब आप 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा? पचम 25 है ना, पचम 25 यानी कि 250, और 5 दिया 15 यानी कि 265, यानी कि इतना बनेगा जाके 2653। अब उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 21 का, तो 21 तो यहाँ कितना होता है? 63 का 3 कैरी हुआ आपका 6, 21 पंचे जो है वो होता है आपका कितना? ठीक है, बताओ जरा। 21 का 5 गुना करोगे तो 5 105 हो जाएगा। 105 के साथ जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है इनका मल्टीप्लाई करने में। 5 1 इंटू 5 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 15 और 5 अच्छा 0 यहाँ पे। ठीक है। फिर पचम 25 यहाँ पे आएगा 2703। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 21 का, तो 21 दिया 63 का आएगा 3, है ना, सॉरी 63 पूरा पूरा आएगा। 21 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 का आएगा यहाँ पे 7। फिर 21 दूनी हो जाएगा 42, 42 में अगर आप 14 जोड़ते हो तो वो हो जाएगा 56, यानी कि 56,763 आएगा इनका मल्टीप्लाई जो है। ठीक है, बात आप समझ गए। अब जरा देखो, तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो गई है। तीसरे वर्ष के अंत में यानी कि 3 साल बाद की जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 3 साल बाद की जनसंख्या क्वेश्चन के हिसाब से है 56,763, और हमारे हिसाब से 3 साल बाद की जनसंख्या भी कितनी है? 56,763। तो हमसे पूछा है शहर की प्रारंभिक जनसंख्या, यानी कि शहर की पहले की जनसंख्या कितनी थी? तो पहले की जनसंख्या हमारे हिसाब से 50,000 थी, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 50,000 का, तो ये तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 50,000। उस शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5% मतलब 1/20, 2% मतलब 1/50, 6% मतलब 3/50। ठीक है। हमें नहीं पता पहले जनसंख्या क्या थी बाद में क्या थी। अगर हमने बोला कि पहले साल 20 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ यानी 20 से 21 कर दिया गया, दूसरे साल 50 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ 50 से 51 कर दिया गया,
तीसरे साल जो है 50 में 3 की वृद्धि हुई, 50 से 53 कर दिया गया, तो इनका मल्टीप्लाई हमने किया तो पहले साल की जनसंख्या हमें मिली 50,000। ठीक है, उसके बाद जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो वृद्धि के बाद जो है जनसंख्या मिली हमें 56,763। ठीक है, और इन्होंने हमसे क्वेश्चन में भी यही बोला था कि भाई तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष का अंत मतलब वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद का जो रेशियो है वो है हमारे पास 56,763, और इनके हिसाब से भी 56,763 था, तो ये तो कट गया। और इन्होंने पूछा शहर की प्रारंभिक जनसंख्या, तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी, हमने 50,000 का मल्टीप्लाई किया, इधर आया एक, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आया हमारा 50,000। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59। तो चलो जरा 59 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 59 नंबर को देखो जरा, और 59 नंबर को पढ़ो ध्यान से और इसको समझो। एक शहर की जनसंख्या है 64,000। ठीक है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो वृद्धि दर क्या है 2.5%, 2.5% का मतलब क्या होगा जरा बताओ। अच्छा, आपसे अगर बोले कि 25% का मतलब क्या है तो आप तो तुरंत बता दोगे कि मेरे भाई 1/4 है। ठीक है, अब इन्होंने अगर 2.5% का बोला है तो आपको पता है कि एक जीरो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो ऑलरेडी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि 2.5% का मतलब होगा 1/40। क्या होगा 1/40। ठीक है, अब देखो हमें नहीं पता कि पहले जनसंख्या कितनी थी, बाद में जनसंख्या क्या होगी, हमें नहीं पता है। हमें यह पता है कि 2.5% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 1/40 की बढ़त हुई है। यानी क्या हुआ है कि 40 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी अगर जनसंख्या पहले 40 थी तो अभी वो कितनी हो गई है, अभी जो है वो हो गई है 41। ठीक है, बताओ क्या हो गई है, अभी वो जनसंख्या हो गई है 41। ये जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% है, और प्रति वर्ष हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। देखो ये तो 1 साल का है, प्रतिवर्ष इन्होंने बोला है 2.5% प्रतिवर्ष है, और ऐसा 3 सालों तक होता है, यानी 3 बार होता है। 3 बार होने का मतलब हम इसका क्यूब कर देंगे। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें जो है वो पता चलेगा क्या कि भाई यहाँ पे तो हमारे पास आया 4 चौको 16 और 64 है ना, यहाँ पे हमारे पास आया 64,000। ठीक है, इधर जब आप इसका 41 का करोगे तो इसका आएगा 68921। क्या आएगा 68921, है ना। बताओ जरा, तो अब आपको ये बताना है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखो मेरे भाई, इन्होंने बोला शहर की जनसंख्या कितनी थी, शहर की जनसंख्या जो है वो पहले 64,000 थी, और हमारे हिसाब से शहर की जनसंख्या पहले क्या है, वो भी 64,000 है, यानी कि 64,000। तो इन्होंने ये बोला 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो हमें पता है 3 वर्ष बाद हमारे हिसाब से जनसंख्या है वो है 68921। तो 64,000 से 64,000 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 68921। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा। आंसर क्या आएगा 68921। आंसर क्या आएगा मेरे भाई, वो आएगा 68921। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा यहाँ पे सही हो। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इन्होंने प्रतिवर्ष बोला है, 1 साल जो है वो 40 से 41 हो रहा है, ऐसा 3 बार हो रहा है, तो हम उसका क्यूब कर देंगे। 40 का क्यूब 64,000, 41 का क्यूब 68,921, 68921। ठीक है, हमारे हिसाब से पहले वर्ष की जनसंख्या 64,000 थी, और इनके हिसाब से भी पहले जो जनसंख्या 64,000 थी। तो 64,000 से 64,000 हमारा जो है वो कट गया, और हमने 3 वर्ष बाद की जनसंख्या से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 68921। बताओ जरा, अभी किसी को कोई दिक्कत है ना, बोलोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से हमें बस समझना है आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसको समझते हैं ध्यान से। तो जरा देखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, और इसको जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, ठीक है, हाँ क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है, पढ़ो जरा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 3,50,000 है। पुरुषों की संख्या 7% वर्ष की दर से बढ़ती है, तथा महिलाओं की संख्या 21% वर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है, पुरुषों की संख्या क्या थी। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको हम लोग करेंगे किससे, इसको हम लोग करेंगे एलिगेशन। एलिगेशन जो है, एलिगेशन का मतलब है मिश्रण।
इसको हम लोग करने वाले हैं मिश्रण से। किससे? मिश्रण से। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर मिश्रण ही पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। आगे मिश्रण के बारे में बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं, है ना। तो देखो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 3,50,000 है। ध्यान से समझना, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या वो क्या है? 3,50,000 है। पुरुषों की संख्या 60% वर्ष की दर से बढ़ती है, यानी जो मेल है इनकी संख्या जो है वो 60% प्रति दर से बढ़ती है, और जो वोमेन है इनकी जनसंख्या 21% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ, हमने यहाँ एलिगेशन क्यों लगाया? क्योंकि हमारे माइंड में ये आया कि पुरुषों की संख्या 7% बढ़ रही है एक साल के अंदर, प्रतिवर्ष मतलब एक साल में। महिलाओं की संख्या 21% बढ़ रही है ना। तो जब इनका अलग अलग रेशियो दिया है कि भाई पुरुष जो है वो 7% की दर से बढ़ रहे हैं, महिलाएं जो है वो 21% की दर से बढ़ रहे हैं, तो इनकी एक साल में ओवरऑल कोई तो परसेंटेज वृद्धि होगी, है ना भाई। इनका अलग अलग दिया है, तो अगर हम इनको कंबाइंड कर दें तो इनकी ओवरऑल कोई वृद्धि होगी, है ना। तो ओवरऑल वृद्धि को हम यहाँ पे लिखेंगे, और यही आपको बताया गया था एलिगेशन में कि ये पुरुषों की वृद्धि है एक साल में, ये महिलाओं की वृद्धि है। अगर हम दोनों का औसत देखें तो ओवरऑल कोई ना कोई तो एवरेज बनना होगा, कोई परसेंटेज बनना होगा जिसपे ये बढ़ रहे होंगे, वही हमें पता करना है। तो देखो जरा, पहले जो थी जनसंख्या वो 3,50,000 थी, अभी जनसंख्या कितनी हो गई है? अभी जनसंख्या हो गई है 4,55,000। कितनी? 4,55,000। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि हुई आप बोलोगे कि 1,00,000, 3 से 4, 1 और 5, 1,05,000 की। कितने की? 1,05,000 की वृद्धि हुई है। बताओ जरा, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने की वृद्धि हुई? 1,50,000, 1,05,000 की वृद्धि हुई, है ना। अब देखो जरा, पहले जनसंख्या 3,50,000 थी, अभी जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है 3 वर्ष बाद, यानी ये 3 साल पूरा दिया हुआ है ना। आपको पता चला कि 1,05,000 बढ़ रही है इन 3 सालों में। कितने में? 3 सालों। पहले तो ये समझो, 1,50,000 जनसंख्या वृद्धि हो रही है, किस पर बढ़ रहा है? इस पर बढ़ रहा है ना, 3,50,000 पर। तो 3,50,000 को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। परसेंटेज पता करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि भाई ये तो 3 साल, ये पहले की जनसंख्या थी, ये 3 साल बाद की जनसंख्या है, तो हमने जो डिफरेंस लिया वो तो 3 साल का अंतर आया ना, है ना। लेकिन ये जो दिया हुआ ये प्रतिवर्ष में दिया है, तो हमें जो वो बढ़ी हुई जनसंख्या का ओवरऑल जो परसेंटेज है वो हमें क्या चाहिए? प्रतिवर्ष में चाहिए। तो आपको पता है कि हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 सालों का आएगा, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर, 3 का अगर हम भाग दे देंगे तो 1 साल में बदल जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो, 4 जीरो से ये 3 और ये 4 जीरो कैंसिल हो गए आपके। तो देखो 35 का अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 105 होगा, ठीक है। तो 35 या 105 ये कट जाएगा, तो आपके पास बचा 10, यानी कि क्या आया? 10%। बताओ जरा, क्या आया? 10%। ये 10% अब प्रतिवर्ष में बदल गया। प्रतिवर्ष में क्यों बदल गया? क्योंकि हमने यहाँ पे 3 का भाग दे दिया, 3 का भाग देते ही ये प्रतिवर्ष में बदल गया। तो देखो, अब जरा देखो, पुरुष जो थे वो 7% से बढ़ रहे थे, महिलाएं जो है 21% से बढ़ रही थी। जब हमने इनका औसत निकाला तो वो कितना आया? 10%। यानी कि हमें ये पता चला कि एक साल में अगर जनसंख्या का हम एवरेज देखें तो कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। 7 और 10 का अंतर जो लोगे वो होगा 3, ठीक है। 21 और 10 का जो अंतर लोगे वो होगा 11, यानी कि इनकी संख्या का अनुपात हमें मिल गया 11 और 3, ठीक है। एलिगेशन में हम जब भी करते हैं तो जो अंतर आता है वो होता है क्या? वो होती है संख्या, है ना। ये आपको पिछली क्लास में अच्छे से बताया गया है। तो जरा देखो अब, तो पुरुषों की संख्या क्या थी? पुरुषों की संख्या क्या थी का मतलब है पहले क्या थी। तो पहले जनसंख्या हमारी क्या थी? पहले जनसंख्या थी हमारी 3,50,000, यही तो थी 3,50,000। और हमारे पास ये कितने हो रहे हैं टोटल? टोटल जनसंख्या कितनी? ये देखो, ये पहले की टोटल जनसंख्या है, तो हम पहले के ही हम टोटल जनसंख्या से ही तो उसमें भाग देंगे। अगर ये टोटल जनसंख्या है तो ये टोटल जनसंख्या हमारे हिसाब से है कि 11 पुरुष 3 महिलाएं, यानी कि टोटल जनसंख्या हुई 14। हमसे बोला है पुरुष कितने थे। अब जब हमने इसमें 14 का भाग दे दिया तो हमें 1 की वैल्यू मिल गई। 1 की वैल्यू मिलते ही हम क्या करेंगे? 11 का गुणा करा देंगे, क्योंकि पुरुष कितने हैं? 11 है, ठीक है। तो 14 से इसको पहले तो 7 से काट दो, 7 से 2 बार, ये 7 से 5 बार, ठीक है। तो 50,000 आया। अभी इसको 2 से काट दोगे तो कितना आएगा?
25,000। अगर 1 बराबर 25,000 है ना, तो 11 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 11 का जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 275 और ये 30, यानी कि 2,75,000 पुरुष थे। 2,75,000 क्या थे? पुरुष थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आराम से समझाया गया। उम्मीद है आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि हमने बस यहाँ पे ये समझाया कि भाई पुरुषों की जनसंख्या 7% बढ़ रही थी, महिलाओं की जनसंख्या 21% बढ़ रही थी एक साल में। तो हमारे माइंड में आया कि भाई इनका अलग अलग दिया है तो इनका एक कोई कॉमन परसेंटेज भी तो होगा, कॉमन परसेंट में भी तो बढ़ रहे होंगे। उसी को पता करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा कि पहले साल जनसंख्या थी 3,50,000, तीसरे साल जाके 3 साल बाद हो गई 4,55,000। इन 3 सालों में कितने की बढ़त हुई? 1,05,000 की, है ना। किस पर? इस 3,50,000 पर इंटू 100%। जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये 3 साल की गैपिंग है तो 3 साल में वो बदलेगा। तो हमने यहाँ पे 3 से भाग दिया, जैसे ही आप 3 से भाग दोगे तो वो 1 में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 साल का आ जाएगा। और 1 साल का आया हमारे पास 10%, तो हमने यहाँ पे रख दिया। क्योंकि ये प्रतिवर्ष का था तो हमें प्रतिवर्ष में ही तो चाहिए 10%। बाकी आगे का आप समझ ही रहे हो हमने कैसे किया है। ठीक है, चलिए। नहीं आता एक बार में तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 61। एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुष की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की, देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखा करो कि जब भी पुरुषों का अलग परसेंट दिया हो, महिलाओं का अलग परसेंट दिया हो, या किसी भी चीज का परसेंट, लेकिन वो सेम होना चाहिए कि भाई इधर पुरुष है इधर महिला है ना। तो भाई अगर ये अलग अलग परसेंटेज में बढ़ रहे हैं तो इनका कोई एक कॉमन परसेंटेज भी होगा। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी करेंगे कि अगर पुरुष बढ़ रहे हैं 8% की दर से, है ना, और जो है महिलाएं जब बढ़ रही, जो वुमेन है वो बढ़ रही है 5% से, तो इनकी ओवरऑल भी तो कोई परसेंटेज होगा एक साल का, है ना। तो वही बस हमें निकालना होता है। गांव की जनसंख्या जो पहले थी वो 9,800 थी, ठीक है। अच्छा, और वृद्धि हो गई तो गांव की जनसंख्या हो गई 10,458। गांव की जनसंख्या हो गई 10,458। तो बताओ जरा कितने की वृद्धि हुई है? तो आप बोलोगे 2 और 4 2 6, 658 की वृद्धि हुई। कितने की? 658 की। किस पर? इस 9,800 पर, ठीक है, इंटू परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ पे हमें कोई किसी का भाग नहीं देना क्योंकि एक साल का ही है ये, है ना। ये भी प्रतिवर्ष का और ये भी एक साल का ही है ना। एक वर्ष में कोई 2-3 साल नहीं। अगर 2-3 साल होते तो हमें भाग दे के एक साल का पता करना पड़ता। ठीक है, तो जरा ये देखो, 1 2 0 से कट गया। ठीक है, अभी इसको किससे काटोगे जरा? 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 2 7 चौके 28। हाँ, 7 से इसको काटते हैं जरा, कितना होगा? 7 एकम 7 और 7 चौके 28। ठीक है, इसको जरा 7 से काटो तो 9 सत्ते 63, है ना। 7 से काटोगे तो 9 सत्ते 63, 63 और 2 और 7 चौके 28। क्या अभी भी ये 7 से कट जाएगा? 7 दूनी 14। 7 से इसको जरा काटो, 7 एकम 7, 2 7, 7 से इसको हमने काटा, 7 से कटा। अच्छा, इसको हमें 2 से काटेंगे, 7 से तो ये नहीं कट रहा है तो चलो 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा। 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 2 से काटोगे तो 4 दूनी 8, बचा 1, 7 दूनी 14। यानी हमें क्या मिला? हमें मिला 47/7%। कितना मिला? 47/7%। एक साल की ओवरऑल वृद्धि। ये पुरुषों का अलग था, महिलाओं का अलग था, लेकिन जब हमने दोनों का ओवरऑल वृद्धि निकाला तो वो कितना आया? वो आया 47/7। कितना? 47/7%। एक चीज ध्यान रखना एलिगेशन में कि जो सेंटर में जो एवरेज होता है ये कभी दशमलव में नहीं होता। कभी भी इसको दशमलव में मत रखना, है ना। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में तो 10% था तो हमने 10% ही रख दिया, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आ रहा है वो आ रहा है 47/7। तो इसको ये मत लग जाना कि दशमलव में कन्वर्ट करके दशमलव रखो, कभी भी यहाँ पे दशमलव की वैल्यू नहीं रखी जाती है। तो यहाँ पे आप दशमलव की वैल्यू जो है वो नहीं रखेंगे यहाँ पे। बात आप समझ गए? चलिए, तो 47/7 आया। तो आप देखो यहाँ पे अगर नीचे 7 है तो सभी दूर 7 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी दूर जो है वो 7 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जरा क्या बनेगा,
8 सत्ते 56 ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 7 न 35, और ये 7 से 7 जो है वो कट जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई हो गया कट जाएगा, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी आई, वो आई 47, ठीक है। अब हम इनका अंतर लेंगे, तो 56 और 47 का अंतर कितने का आएगा, 9 का। इसका अंतर कितने का आएगा जरा बताओ, 35, 7 और 5 12, ये आएगा 12 का, 12:9। अभी क्या है, कट जाएगा 3 से, 3 से कटेगा तो कितना आएगा 4, 3 से कटेगा तो कितना आएगा 3, यानी हमें क्या मिला इनकी संख्या का रेशियो, वो हमें मिला 4 और 3, ठीक है। तो हमसे बोला है वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या, वही चीज वृद्धि से पहले, तो वृद्धि के पहले की जनसंख्या कितनी थी, आप बोलोगे सर वृद्धि के पहले की जनसंख्या थी 9,800, और हमारे पास जनसंख्या क्या है 4 और 3 7, तो ये अब जब 7 का भाग दे दोगे तो हमें 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमसे पूछा है पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी आई है, पुरुषों की संख्या आई है 4, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 7 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7 है ना, बचा 2, 7 चौके 28, 1400, 1400 का 4 गुना कितना होगा 5600, आंसर आया आपका कितना 5600, ठीक है, बात समझ गए आप। चलिए आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 62 नंबर, तो 62 नंबर को ध्यान से जरा समझते हैं कि 62 नंबर जो है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16/2/3, देखो ये लिखा हुआ है 16/2/3, यार इसको सही लिख लेना है ना, इसको हम क्रम से लिख देते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 16 सही, है ना, चलो हम इधर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो लिखा हुआ है 16/2/3%, है ना, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 37 सही 1/2%, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 57 सही 1/7%, ठीक है। बस इन सभी का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता लगानी है, इन सभी का आपको बस फ्रैक्शन वैल्यू पता लगानी है, तो भाई चलो 1 मिनट का टाइम है, आप फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लो, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू इनकी पता कर लो कि क्या होगी फटाक से। बताओ जरा, 16 से 2/3% की वैल्यू तो आपको याद ही होगी कि इसका मतलब होता है 1/6। 37 से 1/3 2 का मतलब है कि 12.5% का 3 गुना है, 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 का 3 गुना होता है 3/8। 57 से 1/7 है, ये कितना है, ये 1/7 का जो है वो 4 गुना है, 1/7% का 1/7 है ना, 1/7 का कितना गुना है, 1/7 का जो है ये 4 गुना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 4/7, समझ के चलिए, ठीक है। अच्छा, एक गांव की जनसंख्या पहले साल बढ़ती है, दूसरे साल भी बढ़ती है, तीसरे साल घटती है। अच्छा, पहले साल जो है वो जनसंख्या बढ़ती है, दूसरे साल भी बढ़ती है, तीसरे साल घटती है, बस कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं पता उस गांव की जनसंख्या पहले क्या रही होगी और बाद में क्या होगी, ठीक है, बस हमें यह पता है कि पहले साल उसमें 1/6 की वृद्धि की गई, यानी 6 में 1 की वृद्धि की गई, तो वो संख्या 6 से कितनी हो गई, 7 हो गई। दूसरे साल क्या किया गया, 3/8 की वृद्धि की गई, यानी 8 में 3 की वृद्धि की गई, तो जनसंख्या कितनी हो गई, 8 में 3 की वृद्धि, तो 8 3 11, ठीक है। फिर क्या हुआ कि तीसरे वर्ष उसमें कमी की गई 4/7 की, यानी 7 में 4 की कमी हुई, तो संख्या 4 7 थी, तो 7 में 4 की कमी हो गई, तो बची 3, ठीक है। बस इतना सा हमें लिखना था, और लिखने का तरीका अब आपको पता ही हो गया। तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 2 बार, तो इधर आया आपके पास कितना 8 दूनी 16, और इधर आया आपके पास कितना 11, यानी 16:11, ठीक है। अब आपसे बोला है यदि 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है, देखो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है 44,000 है, हमारे हिसाब से 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है 11 है, तो उस वर्तमान जनसंख्या यानी उसकी पहले की जनसंख्या कितनी थी, पहले की जनसंख्या थी वो थी 16, तो 11 से आप भाग दोगे, 11 चौके 44 यानी कि आएगा आपके पास 4,000, और 16 चौके 64 यानी आंसर आएगा 64,000। आंसर क्या आएगा 64, और ये 000, 64,000 ये होगा आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पे ज्यादा काम करना है, उसको आपको समझना है तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 को जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें हमसे बोला है कि पहले वर्ष में कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष में क्या होता है कि 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब होता है 1/10 वृद्धि होती है, ठीक है। अगले वर्ष में यह घट जाती है, फिर एक बार 10% घटती है, फिर तीसरे वर्ष या बढ़ जाती है, यानी तीसरे वर्ष फिर वृद्धि करना है। खेल वही 10% का ही है, ठीक है। बताओ, तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें नहीं पता पहले साल जनसंख्या क्या रही होगी और बाद में जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। बताओ, तो अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर पहले साल 10% की वृद्धि की गई है, यानी 10 में 1 की वृद्धि की गई है, तो 10 से 11 हो गया। दूसरे साल कमी की गई है, यानी कि 10 में 1 की कमी की गई है, तो वो 9 हो गया। तीसरे साल फिर से वृद्धि की गई है, यानी 10 में 1 की वृद्धि की गई है, तो वो फिर से 11 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म, ठीक है। तो आप बोलोगे इधर तो हमारे पास आ जाएगा 1000, इधर हमारे पास 11 11 हम 121, 121 में बस हमें 9 का गुणा करना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8, 9 एकम 9 और 1 10, 1089। बताओ जरा, बात समझ में आई क्या? इधर था हमारे पास 1000, इधर हमारे पास आ गया 1089। अब तो कर लोगे, ठीक है। बताओ, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चौथा वर्ष भी है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे चौथा वर्ष भी, हमने 3 ही लिखे हैं, है ना। चौथे वर्ष क्या होता है, 10% बढ़ती है चौथे वर्ष, ये फिर से कम होती है। तो चलो, चौथे वर्ष जब ये कम होगी तो 10 में से 1 कम होके ये फिर से 9 हो जाएगी, ठीक है। 10 में से 1 कम होके फिर से 9 हो जाएगी। बताओ जरा, है ना। तो बात समझ गए, 10 में से क्या हो जाएगा, कम होके फिर से 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 1 2 3 और ये 4 0, 10,000। इसका आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 99 और 99। तो ऐसा हम करते हैं कि 99 और 99 का मल्टीप्लाई, भाई इसका 11 नहीं 99, इसका भी 99, तो 9 नहीं 81 का होगा हमारे पास। एक कैरी हुआ 8, कैरी कितना हुआ हमारा 8, 9 नहीं है 81 और 9 नहीं है 81, 81 और 81 कितना होगा जरा बताओ, 81 और 81 1 1 2, 8 दूनी 16, 162, 162 में से 8 जोड़ोगे तो वो होगा 170, और 170 का होगा यहाँ पे 0, कैरी हुआ 17, फिर 9 नहीं है 81, आप 81 में से 17 जोड़ोगे तो कितना होगा, 7 1 8, है ना, 7 1 8, 8 1 9, यानी कि 9801, 9801। बात आप समझ गए। चलिए बताइए, तो हमारे पास कितने का इंक्रीमेंट हुआ है या कितने की कमी हुई है, बताओ जरा। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। चलो जरा देखो, हमसे ये बोला है कि यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेरे भाई, 30,000, वर्तमान जनसंख्या है वो है 30,000। हमारे हिसाब से वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, हमारे हिसाब से वर्तमान की जनसंख्या है 10,000, कितनी, 10,000। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या हमारे हिसाब से कितनी है, 9,801, 9,801। तो जरा बताओ, आप 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो काट दोगे, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो 3 एकम 3, यानी जिसका भी इकाई अंक 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। इकाई अंक तो आप जानते हो, नहीं जानते हो, है ना। अगर नहीं जानते हो तो आगे नंबर सिस्टम में हम लोग सीखे भी। अगर इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो 3 एकम 3, ये 0, 8 और 8 त्रिका 24 का 4, ठीक है, और 3 दूनी, ठीक है। अच्छा, 9 त्रिका 27 और 2 हो जाएगा 29, ठीक है। तो 29 403, है ना। या तो इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो लास्ट में 3 आएगा, और इनमें सभी में लास्ट में सिर्फ एक ही आंसर में 3 था, तो हम उसको ऐसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है भाई। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इसको जरा ध्यान से समझते हैं और इसको भी करते हैं, ठीक है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की, देखो जब चैप्टर खत्म हो जाए तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, एक बार और रिवीजन हो जाएगा, सीट आपको दे दी जाएगी आज, जो है वो टेलीग्राम पे पड़ जाएगी आज, है ना। तो आज जाके टेलीग्राम पे देख लेना, दोनों सीट रेशियो और परसेंटेज की मिल जाएंगी, जिसमें क्वेश्चन कुछ सीट ऐसी बनी हुई है। चलिए आपको अभी सीट भी दिखा देते हैं, ठीक है। नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। माना कि कोई व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और ना कोई महिला एक से अधिक विवाह करती है, यानी कोई भी 2 शादियां नहीं कर रहा है। दोनों जो पुरुष भी है वो भी एक शादी कर रहा है, महिला भी एक ही शादी कर रही है, ठीक है।
तो देखो जरा, अगर पुरुषों का 45%, अगर जो मेल है, मेल का 45% विवाहित है और महिलाओं का, वुमेन का 25% विवाहित है, तो ये दोनों बराबर होंगे। बोलो सर क्यों बराबर होंगे? ये इसलिए बराबर होंगे क्योंकि इन्होंने ये लाइन इसीलिए दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला दो शादी नहीं कर रहा है, कोई पुरुष ना कोई महिला दो शादी नहीं कर रहा है। अगर इतने पुरुषों की शादी हुई है, अगर पुरुष में से 45% की शादी हुई है, तो भाई महिला में 25% की शादी हुई है, ये तो बराबर है ना, क्योंकि सभी लोग एक शादी ही कर रहे हैं, तो वो दोनों बराबर होंगे। जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिलाएं भी विवाहित होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या करोगे, एम, ये डब्ल्यू इधर ले आओगे, बराबर परसेंटेज से परसेंटेज तो हट ही जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 9 बार, और ये नीचे आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया पुरुष कितने महिलाएं कितनी। तो हमें ये पता चला पुरुष है 5, महिलाएं हैं 9, मैन है 5, वुमेन है 9। अब देखो जरा, पुरुषों का 45% जो है वो विवाहित है, तो क्या आप 5 का 45% निकाल लोगे? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 500, हम इसको मान लेते हैं 900। ठीक है, पुरुष और महिला, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1400। यानी उस नागपुर गांव में जो जनसंख्या मिली हमें, वो कितनी मिल गई, 1400। आप कुछ भी मान लो, आप 50 मान लो, 90 मान लो, 5000 मान लो, 9000 मान लो, कुछ भी मान लो, काम हो जाएगा। ठीक है, बस ये कितनी हो गई, ये हो गई 1400। अब देखो जरा ध्यान से समझना, हमसे इन्होंने बोला कि पुरुषों का 45% विवाहित है, हमने माना है कि पुरुष अगर 500 है तो इनका 45% ही तो विवाहित है ना। हमसे क्योंकि इन्होंने ये पूछा है वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। ठीक है, अब देखो महिलाओं में 25% विवाहित है, महिलाओं में कितनी विवाहित है, 25% विवाहित है। अच्छा, इसका जब आप निकालोगे 45%, दोनों जीरो कट जाएंगे, 55 25 का 5, 5 चौक 20 और 2 22, 225। ठीक है, अच्छा इसका जब आप 25% निकालोगे तो ये भी आएगा 225। ठीक है, तो जब आप इन विवाहित को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 450, है ना। यानी कि उस गांव में, नागपुर गांव में वयस्कों की कुल जनसंख्या जो थी वो क्या थी, टोटल जनसंख्या जो थी वो थी 1400। उसमें से विवाहित कितने हैं, उसमें से मैरिड कितने हैं, जो मैरिड हैं वयस्क वो है 450। यानी कि 450 लोग विवाहित हैं कितने में, इन 1400 में, इन 1400 में। तो उनका परसेंटेज क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, इसका भी आधा कर देते हैं, 2 से पहले इसको भाग दे देते हैं, 2 से जब भाग दोगे नीचे, तो नीचे जो आएगा वो आएगा 7, ऊपर जब आप 2 का भाग दोगे तो इसका कितना आएगा, 2 दूनी 4 और ये 25, है ना। अब इसमें आप भाग दे दो, आसानी होगी, यहाँ भाग देने में थोड़ी सी दिक्कत होती, इसका हमने जस्ट आधा इधर लिख दिया, 225/7। ठीक है, अब देखो जरा 7 का जब भाग दोगे इसमें, तो 7 त्रिका 21, बचा 1, 7 दूनी 14, है ना। यानी कि 32 वाला आंसर आएगा, और 32 वाला एक ही है, 32.14%। ठीक है, बताओ, तो ये होगा आपका आंसर, बताओ, है ना। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? इन्होंने ये लाइन बड़े होशियारी से इसलिए बोली थी क्योंकि जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिलाएं विवाहित हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक पुरुष एक ही महिला से शादी कर रहा है, एक महिला एक ही पुरुष से शादी कर रही है, इसलिए इन दोनों का परसेंटेज बराबर होगा। और वो देखो परसेंटेज बराबर भी आया है, 225 और 225। ठीक है, समझ गए। तो टोटल हमने माने 1400 लोग, जिनमें से 450 लोग विवाहित है, 400 लोग विवाहित थे इन 1400 में से, तो 100% कितना, 100% आया 32.14%। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी आज जो आपको टेलीग्राम में सीट मिलने वाली है, इनका आपको हो सकता है सोल्यूशन न मिल पाए, क्योंकि अभी ये पीडीएफ सेव नहीं हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी, फिर आपको ये हैंड रिटन भी मिल जाएगा, जो यहाँ पे बोर्ड पीडीएफ है सॉल्व पूरा। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको दिखा देते हैं कि आपको कौन सी जो है वो सीट मिलने वाली है। तो जरा आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपको सीट मिलेगी वो आपको मिलेगी यहाँ पे, सीट कहाँ है ये, है ना, मैथ्स में जो आपको सीट मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। एक सेकेंड, आपको 2 तरीके की सीट दी जा सकती है, आपको जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये परसेंटेज की सीट है ना, अभी आपको खोल के दिखा दे रहे हैं परसेंटेज की सीट, ये आपको आज टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो इसको आप आज देख लेना। ठीक है, बताओ, ये देखो 150 क्वेश्चन की सीट है पूरी, है ना। यही सीट जो आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जरा,
है ना। अभी हमने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, 61, है ना। देखो आपको दिखा भी देते हैं कि 61 नंबर का क्वेश्चन है कहाँ, कहाँ है भाई, जल्दी से आजा। 61 ये देखो, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा अभी, नागपुर की 64 नंबर क्वेश्चन पढ़ा अभी हमने, नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से। ठीक है, तो ये सीट आपको मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये सीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे आज के आज, है ना। तो वो देख लेना, ये रही आपकी परसेंटेज की सीट। सेम यही सीट जो है ना, सेम यही चीज आपको रेशियो का भी मिल जाएगा आज। एक सीट और है हमारे पास जो आपकी थोड़ी सी मदद कर सकती है। वो क्या कर सकती है कि जैसे हम आपको अगर परसेंटेज का दिखाएं, दूसरी सीट है वही क्वेश्चन लेकिन उसको बनाया दूसरे तरीके से गया है। इसमें आपके लिए कुछ पेज खाली छोड़े गए हैं जिनमें आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आगे, इन पहले पेज में, दूसरे में, तीसरे में, और ये 4 पेज आपके लिए खाली छोड़ दिए गए। उसके बाद ये रहा आपका, देखो पहला क्वेश्चन, है ना, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना चाहते हो अपने हाथ से लिख के, तो ये पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लो। और आपको एक क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी खाली जगह दी जा रही है जिसमें से आप उन क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हो यहीं पे। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए खाली जगह, उसका सोल्यूशन यहाँ पे कर सकते हो। टोटल ये भी पीडीएफ जो है आपका काफी लंबा है, ये लगभग काफी पेज का है। तो इसको आप देख लो यहाँ पे, ये कितने पेज का है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये लगभग 54 पेज है। ठीक है, 55 पेज का पीडीएफ है, ये 55 पेज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 151 क्वेश्चन है, आप इसी में सोल्यूशन करके इसी का प्रिंट आउट निकलवा लो, इसमें अपने हाथों से सोल्यूशन करके इसको सलामत रखो। जब पूरी अरिथमेटिक खत्म हो जाए उसका स्पाइरल करवा लो, तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपके लिए आसानी भी होगी। ये दोनों सेम ऐसा ही रेशियो का भी मिलेगा, दोनों सीट आपको दे दी जाएंगी, आपको वो सीट भी दी जाएगी, ये भी दी जाएगी, आपकी जो मर्जी हो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, आप जैसे चाहें वैसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको बोर्ड का नोट्स भी आपको पर डे टेलीग्राम पे डाला जाएगा। अभी नहीं डाल पा रहा है क्योंकि वो बोर्ड से जो ये पढ़ाने के बाद का पीडीएफ ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।